हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लेक्चर में हम लोग पूरे मॉडल पेपर 3 के फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। टारगेट है हमारा, है ना? तो टारगेट है, तो टारगेट के लिए हमको जल्दी जल्दी काम भी करना होगा, तो बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है? बातचीत आज कुछ नहीं करनी है, लास्ट में समय बचेगा तो बातचीत होगी। आज केवल क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है? चलिए सर, चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं, देरी नहीं करना है, ठीक है? हमारी क्लास में आपको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं दिखेगा। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है? उसके बाद R2 कह रहा है कि 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है सर, ठीक है। को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कैसा जोड़ा गया है? सीरीज में जोड़ल गईल बा बाबू। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जोड़ा गया है सीरीज में। इसको सीरीज में कहते हैं। ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ठीक है? ये है हमारा R1 और ये हमारा R2 सीरीज में जोड़ा गया है। श्रृंखला संयोजन का मतलब ये जो सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है, इसका संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन। तो जो इसका कॉम्बिनेशन है का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा यहाँ, यानी कि यहाँ और यहाँ पर आपको रिजल्ट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन इसमें बहुत दूसरे दूसरे दिए हैं, अभी बताएंगे उसका रीजन क्या है। पहले इसका आंसर हम लोग निकालते हैं, ठीक है? देखिए, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इसका टोटल का रेजिस्टेंस, जो कि R हम मान लेते हैं। तो R निकालने के लिए, क्योंकि नॉर्मल अगर R दिया होता, यहाँ पर 5 ओम दिया होता, यहाँ पे 6 ओम दिया होता, तो क्या करते हम लोग? सीरीज में है तो इन दोनों को ऐड करके 11 ओम कह देते, यही करते थे। 11 है ना, 11 ओम। लेकिन अगर पैरेलल में कहता तो क्या करते? 1/5 प्लस 1/6 इसको ऐड करते, फिर उसके हिसाब से निकालते, है ना? यानी कि उसका फॉर्मूला अलग है, दोनों का, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला अलग है। यानी कि सीरीज में अगर हम बात करें तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, हमारा रेजिस्टेंस निकल जाता है, ठीक? तो उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये उसके साथ है एरर भी ऐड है, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो इस R को निकालने के लिए हमको R चाहिए, और मतलब ये इन दोनों का टोटल जो करेंगे वो, ठीक है? और उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा R, यानी कि एरर का भी, एरर को भी हम लिखेंगे। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? पहले हम R निकालेंगे, फिर हम डेल्टा R निकालेंगे। तो अब देखिए, R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? R1 प्लस R2 करना पड़ेगा। और डेल्टा R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा R निकालने के लिए डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 करना पड़ेगा। क्या बात है सर! तो इन दोनों को पहले जोड़िए, यानी कि R और R को। देखिए, ये फॉर्मेट हमने आपको बहुत पहले भी बताया था, कई बार जब भी एरर का फॉर्मूला आता है, तो ये R होता है और ये डेल्टा R। अगर ये L है तो ये डेल्टा L, अगर ये P है तो ये डेल्टा P, है ना? तो उसी तरीके से इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी कि 100 और 200। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा सर। उसी तरीके से अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 0.4, ये हो जाएगा 0.7 ओम, ये हो जाएगा इतना। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जो इसमें गलती करेंगे बच्चे, कि ये चीज अगर जुड़ने वाली है तो हमेशा जुड़ेगी, अगर ये माइनस होने वाली है तो माइनस होगी। लेकिन जो एरर होती है, एरर होती है, अगर यहाँ पर प्लस, कहने का मतलब हमारी जो, हमारा जो ऑपरेशन है उसमें अगर प्लस है या माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा अगर यहाँ पर माइनस है तो, लेकिन एरर माइनस नहीं होगी, एरर हमेशा ही जुड़ती है, ठीक है? एरर कभी भी कम नहीं होती है, कभी भी माइनस नहीं होती है। तो पहली एरर दूसरे में जुड़ करके इतना ही होगी, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने कई कराए हैं, आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे कीजिएगा, ठीक? चलिए सर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है बहुत अलग अलग तरीके के, जैसे 6.7 प्लस माइनस 1.8 ऐसे करके दिया गया है ओम, ठीक है? तो ये जो दिया गया है, ये
इसके लिए है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में थोड़ा मिस्टेक ये हो गया है कि जो क्वेश्चंस लिखा है वो सीरीज के लिए लिखा है और जो ऑप्शन लिख दिया वो पैरेलल के लिए। तो इस क्वेश्चन में बस पैरेलल चेंज कर देंगे तो ये आंसर आने लगेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वही आएगा जो हमारा आया था, कितना, 300 और प्लस माइनस 0.7 और ओम, ठीक है। तो जो कि इसमें मैच नहीं कर रहा लेकिन वो सही आंसर है। क्लियर? सीरीज के हिसाब से, पैरेलल के हिसाब से आंसर कुछ और हो जाएगा। तो पैरेलल तो पूछा नहीं है ना, तो उसका भी करते हैं, है ना। टाइम होता तो कर देते पैरेलल, लेकिन आज खत्म करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पानी की वह गहराई जिस पर बुलबुले वायु के बुलबुले का आयतन उस आयतन से आधा होगा, यानी कि 1/2 होगा, जो कि सतह पर, समझिए क्या कह रहा है, हम आपको समझा देते हैं, है ना, डायग्राम से, ताकि आप समझ जाए। ये मानिए कोई बर्तन है या फिर कोई नदी है, कोई बहुत बड़ा समुंदर है, बस उसको इतने छोटे में आप समझिए। ये उसका ऊपरी सतह है पानी का, ठीक है। पानी का एक बुलबुला पूछ रहा है कि वो कितनी गहराई पर, पानी का एक बुलबुला कितनी गहराई पर होगा होगा कि जब वो ऊपर होता है, यानी कि हवा में, यानी कि ये सरफेस पे होता है तो इतना बड़ा होता है, लेकिन जब वो गहराई में होता है, उस गहराई पे होता है, तो वो उसके आधे, मतलब कि उसका आयतन आधा होता है। कहने का मतलब अगर ये इतना बड़ा है तो वो छोटा सा रहेगा। तो वही आपको ये गहराई बतानी है कि एक बुलबुला ऐसा जो सतह पर तो इतना बड़ा है, लेकिन जब गहराई में जाता है, पानी की गहराई में जाता है, तो जो सतह पे था उसका आधा हो जाता है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो उस गहराई को बताइए कि किस गहराई तक जाते जाते ये आधा हो जाएगा। अब आप सोच रहे कि गहराई में जाने से ये बड़े से छोटा कैसे हो जाएगा, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर है। तो देखिए इस समस्या को हम आपको दूर कर दें। हमने आपको बॉयल का नियम पढ़ाया था। बॉयल के नियम में क्या पढ़ाया था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसमें क्या कहता है कि जैसे जैसे, देखिए आप खुद से समझिए, हमने आपको हाइड्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ाया है, पानी के दाब के बारे में। जैसे जैसे नीचे जाती जाती है कोई भी चीज पानी के या हवा के ही, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो हमारे ऊपर क्या है, इतनी सारी हवा है ना, और वो पूरी हवा हमारे ऊपर दाब लगाती है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसी तरीके से जब कोई चीज पानी के अंदर जाती है तो उसके ऊपर पानी का दाब लगता है। जैसे कि मानिए ये बॉल थी, या फिर सॉरी बॉल नहीं है, ये बुलबुला है हवा का। तो हवा का बुलबुला जब यहाँ आया होगा तो थोड़ा छोटा हुआ होगा, यहाँ पर आया होगा तो थोड़ा छोटा हुआ होगा, यहाँ पर आया होगा तो और थोड़ा छोटा होगा, यहाँ पर आया होगा तो और थोड़ा छोटा होगा, और यहाँ पर आने के बाद एकदम से उसके साइज का आधा हो गया। बात समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये बॉयल के नियम से, है ना। तो यहाँ पर वो प्रेशर बढ़ता जाता है और वॉल्यूम कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो उसका वो कंप्रेस हो जाता है, कहने का मतलब एकदम दब जाता है, और जैसे ही बाहर निकलेगा फिर बड़ा हो जाएगा, है ना। आप कभी भी देखे होंगे बाल्टी या किसी के अंदर बुलबुला जब यहाँ नीचे होता है तो ऐसे बड़ी तेज से निकलता है बाहर, है ना। तो वो उसी के लिए, क्योंकि वहां दबाव में होता है और बड़ी तेज से भागता है ऊपर, फिर ऊपर वो बड़ा होकर के फूट जाता है ना। तो सेम यही प्रोसेस होता है। तो अब आपको जो बताना है वो ये है कि किस गहराई में वो आधा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इस चीज को निकालेंगे, है ना, समझिएगा ध्यान से। हमारे पास में ये फॉर्मूला है P1 V1 वाला, है ना। तो प्रेशर सबसे पहले हम कैसे निकालें? प्रेशर जो हमारे पास सबसे ऊपर बैलून है, यहाँ पर ये है, इसका इस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो इस पे जो यहाँ पर हवा है, ठीक है, विंड है, उसका ही प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा। जो यहाँ पर हवा है एटमॉस्फेयर में, वही सब इस पे जो है दबाव डाल रही होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ डेटा दिया गया है। क्या डेटा दिया गया है भाई? क्या डेटा दिया गया है? कह रहा है सतह पर होती है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है कि माना बैरोमीटर की ऊंचाई। बैरोमीटर की ऊंचाई कहने का मतलब है कि वो एक माप दे दिया है प्रेशर का, ठीक है, बैरोमीटर।
और उसके बाद पारे का घनत्व दिया है, ठीक है, और उसके बाद पारे का घनत्व और ये बैरोमीटर की ऊंचाई दी है, ठीक है, दो चीज दी है। तो इसको निकालने के लिए हमको चाहिए एच डी और जी, सॉरी एच डी और जी। एच क्या है? एच हमारी है हाइट। किस चीज की हाइट? यहाँ पर जैसे बैरोमीटर की हाइट जो दिया हुआ है ये प्रेशर को बताता है, तो हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए इसी हाइट को लेते हैं जितना बैरोमीटर में ऊंचाई चढ़ता है पारे का। तो एच हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर एच हो जाएगा 76। डी किसका लेते हैं? उसी पारे का लेते हैं, क्योंकि पारे से ही हम लोग जो हमारा प्रेशर होता है वो मापते हैं, है ना, बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडल का जो प्रेशर होता है किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, ठीक है। तो बैरोमीटर का ऊंचाई, कितना ऊंचाई चढ़ा और उसका क्या घनत्व था, तो घनत्व उसका कितना होता है सब लोग याद रख लीजिए, 13.6। कभी देगा कभी नहीं भी दे सकता है क्वेश्चन में। और जी की जगह अभी हम जी रखेंगे केवल, ठीक है। तो ये हमारा P1 निकल गया। अब अगर हम ये माने कि V1 जो है हमारा, यानी कि इस बुलबुले का वॉल्यूम, यहां पर हम V मान लेते हैं, केवल और केवल V, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं सेकेंड सिचुएशन, जब ये नीचे जाता है। कहा जाता है? नीचे जाता है। तो ये नीचे गया, अब यहाँ पर इसका प्रेशर और वॉल्यूम कुछ और होगा, लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हमेशा सेम रहेगा, बस हमको ये मालूम है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर है तो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा है प्रेशर कम है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यही तो कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर तो जितना आ रहा है उतना ही नीचे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कम हो गया है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आएगा उतना ही, तभी तो दोनों को इक्वल रखे हुए हैं। तो यही हमको कॉन्सेप्ट जानना है कि ऊपर जितना प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई होगा उतना ही नीचे भी होगा, बस इतना हमको इस क्वेश्चन में जानना है, ठीक है। यही बॉयल ने कहा था। तो बस अब आइए, P निकाल लिए हम, V निकाल लिए, अब यहाँ से P निकालते हैं, यानी कि P2 निकालते हैं। अब P2 समझिए कैसे निकालेंगे। P2 के लिए देखिए, ये ये हमारा जो बुलबुला है वो यहाँ पर है, तो इस बुलबुले के ऊपर ये हवा तो है ही, मतलब सॉरी, ये पानी तो है ही। पानी इतना इतनी हाइट तक पानी तो उसके ऊपर दाब लगा के रखा ही है, और ऊपर से हवा भी है। ऐसा नहीं कि हवा को छोड़ देंगे, हवा भी है पानी भी है, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो पहले तो ये जितना प्रेशर है वो तो रहेगा ही, यानी कि P1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 13.6 गुणित जी, इतना प्रेशर तो रहेगा ही ऑलरेडी, है हवा वाला, और प्लस में एक्स्ट्रा पानी का भी। लो भैया, पानी का भी है ना, तो पानी का भी क्या निकलेगा? एच डी जी, एच डी जी, ठीक है। तो पानी का कैसे निकालेंगे? देखिए 76 गुणित 13.6 और जी, और पानी का कैसे? एच, एच क्या है? यही पानी की हाइट, जैसे पारे के टाइम पे पारे की हाइट ले रहे थे, तो पानी के टाइम पे पानी की हाइट, तो जो कि हमको मालूम नहीं है वही तो हमको निकालनी है लाला, है ना। तो जी, सॉरी डी, डी क्या लेते हैं? डेंसिटी पानी का 1 लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सीधे लिखिए आप उसके बाद जी, ठीक है। तो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर पूरा लगेगा, तब जाकर के P2 बनेगा। वाह, क्या बात है सर। V2 क्या बनेगा सर? वॉल्यूम जो यहाँ पर था उसका आधा हो गया, तो पहला वॉल्यूम हमने V माना था, तो दूसरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आधा हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब हम सोल्यूशन करेंगे। तो P1 क्या है हमारे पास में, ये देखिए 76, सॉरी, और मल्टीप्लाई बाई 13.6 और मल्टीप्लाई में 6, ठीक है, और मल्टीप्लाई में V। अब हम P1 V1 रख रहे हैं ना, तो ये हमने P1 V1 रख दिया, बराबर में P2 V2 रखते हैं। तो P2 V2 रखिए, P2 क्या है? 76, इसको रख देते भाई, थक जाता मेरा हाथ। उसके बाद 13.6 गुणते में, अच्छा यहां से हम क्या करते हैं, G कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम G कॉमन ले लें, G कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? इतना बचेगा ना, देखिए G कॉमन निकाल करके हमने बाहर रख दिया, और मल्टीप्लाई में अब हम इस V2 को, मतलब V/2 को रख देते हैं। जहां से V कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, G से G कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, क्या बात है।
इस 2 को इधर भेजेंगे अगर, तो हो जाएगा 2 इंटू 76.13.6 इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा 76 गुणित 13.6 प्लस एच। बस इतना बचेगा। अब इस टोटल टर्म को इधर की तरफ लाइए, माइनस कर दीजिए, एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए क्या है, 76, अरे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सर, और 13.6, ठीक है। अब माइनस किसको करना है, फिर से 76 गुणित 13.6 को ही, और बराबर में क्या रहेगा, एच। अब देखिए ये वही चीज दोगुना है और ये वही चीज एक बार है, तो दोगुने में एक बार घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक बार बचेगा ना। तो कहने का मतलब ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 76 गुणित 13.6 बराबर एच, ये इतना आ जाएगा, है ना। तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, देखिए ऑप्शंस बता रहा हूं, ऑप्शन समझिएगा। ऑप्शन है 41, 34, 4, ठीक है, 10, 33.6, तब से आप लोग मल्टीप्लाई करते रहिए, ठीक है। ये सेंटीमीटर में वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सब जो हमने लिया है ये 76 सेंटीमीटर में लिया है, ठीक है, तो इसलिए, और ये जो वैल्यू बाद में हमने रखी थी वो सब सेंटीमीटर में रखी थी, डी की वैल्यू है ना, डेंसिटी, उसी हिसाब से, तो ये सेंटीमीटर में आ रहा है। और एक है ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अब बताइए क्या आया, आपने सॉल्व किया होगा तो यही आंसर आया होगा, ठीक है, 1033.6 इसका मल्टीप्लाई आएगा, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। इतना ध्यान रखिए कि प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, चाहे जहां है सब में वो हमारा नियम जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो प्रेशर निकालने के लिए एच डी जी, है ना, वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, है ना, ठीक। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये तो पानी का क्वेश्चन हो गया, ये हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कितना टाइम हो, अभी काफी टाइम है, चलिए और स्पीड को बढ़ाते हैं थोड़ा, ये समय लिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेल, क्या है, 3 सेल, सेल कैसे होते हैं भाई, ऐसे से होते हैं, सेल सभी लोग जानते हैं ना आप लोग, 3 सेल इस तरीके से लगे हैं, ठीक है, इसका एक कनेक्शन आया है यहां से, ऐसा डायग्राम में बना नहीं है, ठीक है, बता रहा हूं क्या लिखा है, 3 सेल जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के सब है। इसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब कि जो इंटरनल प्रतिरोध है वो भी दिया गया है, इंटरनल प्रतिरोध कितना है, चलिए इंटरनल प्रतिरोध को इसके अंदर रखते हैं 0.5 ओम, इसका भी 0.5 ओम, इसका भी 0.5 ओम, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, अंदर का प्रतिरोध, ठीक है। एक 8.5 ओम का रेजिस्टेंस बाहर की तरफ लगा है, ठीक है, प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में पूरा जोड़ा गया, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच, बाह्य प्रतिरोध यानी कि ये जो प्रतिरोध है इसके बाहर के सिरों के बीच, ये जो सिरे हैं दोनों इसके पॉइंट्स, ठीक है, इसके बीच आपको वोल्टेज पूछ रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस कितना दिया है, 8.5 दिया है, और पूछ क्या रहा है, इसके बीच का वोल्टेज की क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस भी दे दे, 4.2, 5.1, 6.4, 8.5, है ना। चलिए आ जाइए क्लास में। तो देखिए बाबू, यहाँ का वोल्ट, यहाँ क्या दिया है, यहाँ आपको दिया है रेजिस्टेंस, ठीक है, और आपको पूछ क्या रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है। तो वोल्टेज निकालने के लिए यहाँ आपको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक चाहिए रेजिस्टेंस और एक इसके इसके अंदर धारा कितनी बह रही है, करंट कितनी जा रही है। तो करंट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है तो पूरी करंट एक समान होगी, है ना, पूरी करंट एक समान होगी। तो करंट हम इसके अंदर का निकाल लें या फिर इस तार का कहीं का निकाल ले, वो सब जगह समान होगी, क्योंकि सब सीरीज में है, पैरेलल में होता तो अंतर हो जाता। तो क्या करते हैं हम,
पहले करंट निकालने पे काम करते हैं। तो टोटल वोल्टेज निकालिए पहले, इस पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्टेज ये है जो कि क्या कहता है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है ना। उसके बाद टोटल प्रतिरोध कितना है? देखिए इसका प्रतिरोध 0.5 0.5 0.5, तो 3 गुणते 0.5 हो जाता है 5 या 15। ठीक है, तो इतना तो सेल के अंदर का हो गया। अब बाहरी का भी है, एक है बाहर का भी आदमी एक है। 8 कैसे बना रहा हूं मैं बार बार, 8.5 प्लस 1.5 दैट इज कॉल्ड 10 ओम, है ना। तो 10 ओम हो गया, तो 10 ओम ये हो गया पूरा पूरा रेजिस्टेंस और पूरा वोल्टेज। अब पूरा रेजिस्टेंस पूरा वोल्टेज हो गया, तो हमारा क्या निकलेगा? करंट कैसे निकलेगा? करंट निकालने के लिए देखिए यहां से आर को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा V अपॉन आर, V अपॉन आर। तो V है 6 और R है 10, तो यहां पर आएगा 0.6। तो 0.6 एम्पियर क्या आ गया आपका? करंट आ गई। ठीक है, ओके सर, करंट आ गई। करंट आ गई तो छुआ दी किसी को, है ना छुआना नहीं है। तो करंट है। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो अब हमको वोल्टेज निकालना है। देखिए इसका पर्टिकुलर, इसका अब हम कहीं का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। इसका निकालना है तो इसका इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर 6 और R कितना है 8.5। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बाबू, 5 छंग 30 का 0, हासिल लगा 3, 8 छंग 48, 48 3 51 होता है। दो संख्या के बाद रखिएगा 5.10, एक यह 0 नहीं लगा है, कोई बात नहीं। तो 5.1 जो है इसका सटीक एंड सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए गुरु आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड साहब एक दिन तुम गिर जाओ, पूरा पलट जाओ, है ना। और बच्चे मेरे ऐसे हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक तो भैया कहते, हम कभी भी, इतना वीडियो हो गया मैं कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि कभी आप लोग करते नहीं ज्यादा, है ना। कर दिया करो शेयर वर, और जो भी होता होगा शेयर लाइक सब्सक्राइब और क्या कमेंट। चलिए तो आगे बढ़े, आगे आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है कि 10 मीटर की ऊंचाई से है लेक, ठीक है, यहां से पानी गिर रहा है झरना में, छक 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 छक, ठीक है। यहाँ देखिए पानी गिर रहा है, ये पत्थर है बाबू, ये पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, ठीक है। और ये पानी है, ये पानी है, छठरा के एकदम छितरा जा रहा है इससे, ठीक है। ड्राइंग अच्छी है ना, क्या बात है भाषा। देखिए तो 100 मीटर की ऊंचाई से पानी गिर रहा है झरझर, 100 मीटर की ऊंचाई से पानी गिर रहा है। पृथ्वी पर गिरने पर, पृथ्वी पर गिरने, अच्छा ये पृथ्वी है, वो पृथ्वी नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पर गिरने गिरने पर इसकी प्रति किलो तापमान में कितनी वृद्धि होगी? मतलब 1 किलो पानी मान लीजिए कि यहां से गिरा नीचे, तो कितना उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये बताना है। क्या बात है सर, कितना? बस यही पूछा है और कुछ नहीं दिया है, बस 100 मीटर दिया है। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सोचेंगे कि 100 मीटर से ये हम कैसे निकालेंगे, डिग्री सेल्सियस 0 पॉइंट सॉरी 2.238 डिग्री सेल्सियस, 1.238। एक चीज जानते हैं क्या? देखते हैं आप, जो क्वेश्चन आसान रहते हैं ना उसमें कैलकुलेशन बहुत अजीब टाइप से देता है ना। एकदम पॉइंट्स वाइंट्स में दे देगा, ताकि क्वेश्चन का कैलकुलेशन कठिन कर देता है, ताकि बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करें और लटक जाए, है ना। लेकिन हम लटकेंगे नहीं, क्योंकि हम पानी पी गए हैं। चलिए तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए कोई भी ऊर्जा होती है एक से दूसरे में चेंज होती है, याद जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, तो क्या आएगा? ऊर्जा कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? mgh, mgh यही होता है, सॉरी सॉरी सर, mgh। तो यही ऊर्जा जो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा थी, वही नीचे गिरती है और वही कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ा बहुत हीट उसकी बढ़ेगी, है ना। तो वो ऊर्जा कन्वर्ट होगी, तो जो कन्वर्ट होगी उसके बराबर ही तो होगी। तो क्या होगी? हीट में, हीट कैसे निकालते हैं? एम एस डेल्टा टी, एम एस टी इसको बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा इसमें कन्वर्ट होगी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पर ये 1 केजी के लिए बात कर रहा है, 1 किलो के लिए। तो 1 किलो के लिए बात कर रहा है, तो
चाहे 10 किलो के लिए चाहे जितना करे, m से m तो कट ही जाएगा, है ना। वैसे ये 1 केजी की बात कर रहा था, तो 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जी कितना है, जी आपको 10 लेना है। इसमें आप अगर 9.8 लेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। हाइट हमको मालूम है 100 मीटर। एस, एस क्या होता है सर, पानी के लिए होता है, पानी गिर रहा है, ठीक है। उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 4200 सर, 4200 लिख दीजिए चुपचाप, 4200 जूल, ठीक है। और इनटू में डेल्टा टी, जो कि हमको निकालना है कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ उसका। चलिए सर, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, है ना। डेल्टा टी निकलेगा, बस इसका आप सोल्यूशन मार दीजिए, इसका सोल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ गया चट से, है ना। वही तो कहा आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन खतरनाक दे दिया, करेंगे ना यही वाला आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा, आप लोग इतने बुद्धिमान और सशक्त और शक्तिशाली और क्या है, सब कुछ, है ना। चलिए देखिए, घबराइएगा नहीं, आ रही है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल। जो घबरा गया वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। घबराना नहीं है, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जो क्वेश्चन आ रहे हैं करने हैं, परेशान नहीं होना है। फेल होंगे और क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि नहीं। फेल हो जाएंगे, नेता बनेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी खुद ही बन रही है, आप लोग उसे ज्वाइन हो जाइए सब लोग। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु लोलक, धातु लोलक, अच्छा, मतलब मेटल का एक लोलक है, घड़ी का प्रसार गुणांक, मतलब कि एक घड़ी है ये वाली जो टुकटुकिया चलती है, इसे 3 ठो, ठीक है। और उसमें एक लोलक लगा है, लोलक आप जानते हैं, इसे लोलक, लोलक, पहले हम लोगों के कॉलेज में घड़ी लगी रहती है, उसमें एक लोलक लगा है, और घड़ी की डिजाइन कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे वाली, ठीक है। इधर इसका कुंडी लगा है जिससे टांग देते हैं, ठीक है। तो हाई लोलकवा जो है इसे इसे करता है, ठीक है। लोलक, लोलक का प्रसार गुणांक मतलब ये बढ़ेगा, अल्फा दे रहा है, प्रसार गुणांक इसका। अब देखिए, इस क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप दिमाग में रख लीजिए। भैया अब आपसे कहते हैं कि एक क्वेश्चन आपने ऐसा देखा, इसको दिमाग में रख लीजिए, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, उसी तरीके से करना है ना। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये कहाँ से आ रहा है सर, उतना आप उसमें नहीं। एक क्वेश्चन सामने देखा, उसको बस उसके बारे में सोचिए, ज्यादा लंबा सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे सर, ठीक है। तो ये अल्फा दिया है, इसका आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल 15 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेकंड है। आवर्तकाल क्या होता है सर, टी से डिनोट करते हैं, 2 सेकंड है इसका आवर्तकाल टोटल, है ना। उसके बाद क्या है, यदि तापमान 25 डिग्री तक बढ़ा दिया जाए, 15 डिग्री पे इसका आवर्तकाल ये था, और टेम्परेचर कर दिया गया 25, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, ठीक है सर। तब घड़ी बढ़ा दिया जाए, तब घड़ी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है। और ऑप्शन में कह रहा है कि समय में वृद्धि दर्शाती है, मतलब ज्यादा समय बताने लगेगी, या फिर समय में कमी दर्शाती है, यानी कि कम समय बताएगी कुछ, है ना, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड पीछे हो जाएगी, या फिर सही समय दर्शाती है, या फिर पहले कमी दर्शाएगी फिर बाद में वृद्धि दर्शाएगी। 4 ऑप्शन आपसे बोला गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लोलक है, लोलक की लंबाई, ठीक है, लोलक की जो लंबाई है, इसको इसकी जो लंबाई है, ये बढ़ने से, ये बढ़ने से हमेशा आवर्तकाल जो हमारा होता है वो कम हो जाता है। ये लंबाई आप बढ़ाएंगे तो ये आवर्तकाल कम हो जाएगा, और आवर्तकाल कम होने का मतलब है कि ये पीछे हो जाएगी समय से। तो पहले हम आंसर उसको ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट है, सॉल्व करेंगे। क्या इसका फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है डेल्टा टी, मतलब कैसे निकालेंगे कि कितना समय पीछे हो गई। तो डेल्टा टी 1/2 अल्फा, और डेल्टा थीटा, सॉरी, हाँ, डेल्टा थीटा इंटू में टी, यानी कि आवर्तकाल, ठीक है। देखिए, ये हमारा निकालने का समय है कि कितना समय में चेंज आया। तो 1/2 अल्फा, ये अल्फा है आपका, मतलब जो भी सॉरी, जो भी प्रसार गुणांक दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई, और ये डेल्टा थीटा कुछ अलग चीज नहीं है, टेम्परेचर में डिफरेंस है,
क्योंकि टेम्परेचर को यहाँ टी से नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि टी से ऑलरेडी हमारा आवर्तकाल है, तो टी से मल्टीप्लाई। तो चलिए इसको निकाल लीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि कितना समय में, अभी इसमें तो पूछा नहीं है, कितना पीछे हो गया या कितना आगे हो गया पूछ लेगा। तो डेल्टा टी निकालने के लिए 1/2 रखिए और अल्फा की वैल्यू रखिए 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू, ये देखिए डेल्टा थीटा कितना है, 15 से 25 हो गया, यानी कि 10 डिग्री का अंतर आ गया, और इंटू टी, टी कितना है, 2 सेकंड का है ना, 2 सेकंड का है। तो 2 सेकंड का है तो क्या होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको इससे काट दीजिए फट से, है ना। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 है और 10 से कटेगा तो -4 हो जाएगा। तो 4 बारी 0 लगाइए और 2 लिख दीजिए। तो इतना सेकंड जो है घड़ी आपकी पीछे हो जाएगी, यानी कि वो समय आगे का समय नहीं बताएगी, पीछे का समय, यानी कि क्या था ऑप्शन में, समय में कमी दर्शाएगी। ठीक है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कमी दर्शाएगी। ठीक है, इतना कमी, क्योंकि वो लंबी हो गई है, ये लोलक आपका लंबा हो गया। ठीक है, और ठंडी अगर होगी, यानी कि अगर ये टेम्परेचर कम होगा, ठंडी होगी तो थोड़ा सिकुड़ेगा, तो लोलक कम होगा तो समय ज्यादा बताने लगेगा। ठीक है, इसीलिए गर्मियों में समय ज्यादा लंबा चलता है। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ठंडियों में जल्दी जल्दी बीत जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है, लोलक की लंबाई अगर ज्यादा होगी तो समय, है ना, कम लगने लगेगा, मतलब घड़ी पीछे होने लगेगी। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है कि न्यूटन द्वारा दी गई ध्वनि की चाल, न्यूटन ने एक ध्वनि की चाल दी थी कुछ ना कुछ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सूत्र दिया था, सूत्र में लाप्लास संशोधन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि क्योंकि गैस में ध्वनि तरंगे, मतलब कि न्यूटन बाबू ने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? उन्होंने कहा कि जब भी ध्वनि, आवाज, वॉइस, जब भी ध्वनि गैस में चलती है, ठीक है, कोई भी गैस में चलती है, ठीक है, चाहे ये एटमॉस्फेयर गैस है, उसमें कैसे चलती है, पहले एक बार एकदम सिंक करेगी, फिर एकदम एक बार ऐसा दूर दूर हो जाएगी, फिर एकदम सिंक करेगी, फिर दूर दूर हो जाएगी, फिर श्रिंक करेगी, फिर दूर दूर हो जाएगी, फिर श्रिंक करेगी, फिर दूर दूर हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके चलती है ध्वनि, है ना। वॉइस नोट बना दिया हमने, बस यहाँ पर एक ऐसा बनाने की जरूरत है। ठीक है, प्ले कर दीजिए उसको। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, मतलब ऐसे ध्वनि चलती है, तो ध्वनि ऐसे चलती है, और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये इतना स्लो चलती है ना, मतलब या इसकी इतनी चाल है, इसके वजह से जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उसमें कोई भी उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। कहने का मतलब कि इतना स्लो, धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है, कि जो हवा के पार्टिकल है, गैसेस के पार्टिकल है, उनका टेम्परेचर नहीं बदलता। क्योंकि देखिए क्या है, अगर कोई चीज बहुत तेजी से चलती है तो अपने आसपास की चीजों को घिस के चलती है, रगड़ के चलती है, उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ा घटा देती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि न्यूटन ने कहा कि ना, इतना धीरे चलती है, ये क्या टेम्परेचर बढ़ाएगी घटाएगी, वो कुछ नहीं करती है चेंजेस। ठीक है, लेकिन ये न्यूटन का कहना था कि ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद लाप्लास आते हैं। लाप्लास क्या कहते हैं कि ध्वनि तो ऐसे ही चलती है भाई, एक बार स्विंग करेगी, एक बार बढ़ेगी, स्विंग करेगी, ऐसे चलेगी, लेकिन इतना भी धीरे नहीं चलती है कि जो हवा के पार्टिकल है उसके टेम्परेचर को ना इंक्रीज कर पाए। तो उन्होंने सुधार करके यही बात कही, इन्होंने जो कहा था कि ये हमारा इसमें टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है, नॉर्मल समतापीय होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखिए टेम्परेचर में तो डिफरेंस होता है, लेकिन ऐसा होता है कि वो टेम्परेचर उसी में, कहने का मतलब एटमॉस्फेयर में ही निकलता है, उसी में रह जाता है, निकलता है उसी में रह जाता है ना। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस बनाता है, जिसको हम लोग हिंदी में रुद्धोष्म रूप कहते हैं या फिर रुद्धोष्म प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो एडियाबेटिकली वहां पर रूप से चलती है, एक बार प्रेशर मतलब कि टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वही टेम्परेचर घटता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज आता है, तो यही लिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आया, लाप्लास ने कूदा और
है ना, तो ऐसा नहीं न्यूटन बाबा हर समय सही है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, रुद्धोष्म रूप से चलती है। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन क्या क्या थे, अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है, उसके बाद समतापीय रूप से चलती है, रुद्धोष्म रूप से चलती है, अधिक तरंग दैर्ध्य की है, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस किया लाप्लास ने, बोला कि रुद्धोष्म रूप से चलती है, जो हमारे हवा की सॉरी जो गैसेस में ध्वनि की तरंगे होती हैं वे, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, लाप्लास और न्यूटन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अब आप लोग से एक छोटा सा आंसर है, तो आप लोग बताइएगा कि ध्वनि की चाल क्या है। ओ सर, ध्वनि की चाल क्या है, ऑप्शन बता दूं? चलिए मैं एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है। इस दोनों खानों को भर दीजिएगा। पहला खाना हमने भर दिया, 3 नंबर का है, भर दिया, बाकी मीटर पर सेकंड में रहेगा, और आप बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग कर सके, इतना टाइम है, चलिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा भाई ये क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कह रहा कि एक श्रृंग व गर्त के बीच की दूरी 10। चलिए ये भी हमारा उसी का क्वेश्चन है, तरंग का ही। तो हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, ठीक है, तरंग बना लेते हैं। क्या बात है सर, इतनी अच्छी तरंग बना दी आपने। देखिए क्या कह रहा है कि एक श्रृंग व गर्त के बीच की दूरी 10 है, ठीक है। श्रृंग क्या होता है, यहाँ पर होता है, गर्त कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि यदि 0.5 सेकेंड के स्रोत द्वारा, मतलब कि जो टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है 0.5 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड द्वारा ऐसे ऐसे 50 श्रृंग व गर्त, ऐसे 50 ठीक है, 50 श्रृंग 50 गर्त, क्या बात है सर, 50 श्रृंग 50 गर्त उत्पन्न किए जाते हैं, तो तरंग का, ये जो तरंग निकल रही है, इसका तरंग दैर्ध्य बताना है और वेग बताना है। क्या बताना है, तरंग दैर्ध्य बताना है और वेग बतानी है, ठीक है। चलिए सर, तो तरंग दैर्ध्य इतना बोर्ड हिल रहा है ना, लिखने में प्रॉब्लम होती है। तरंग दैर्ध्य कैसे निकालेंगे, मतलब ये हमसे पूछ रहा है और हमसे वेग पूछ रहा है ना भाई। तो देखिए तरंग दैर्ध्य क्या होती है, एक गर्त से लेकर के दूसरे गर्त की लंबाई, सॉरी मतलब एक तरंग जितनी लंबाई होती है, सॉरी, तो जैसे यहां से चला ये पूरा टोटल, तो यहां तक की लंबाई एक तरंग दैर्ध्य होती है। अगर यहां से हम काउंट करेंगे तो यहां से लेकर के फिर से जो उसकी इनिशियल पोजीशन, मतलब जहां से चलता है वहीं तक, ठीक है, पूरा से यहां से चला है पूरा, तो यहां तक एकदम उसी पॉइंट पर फिर से कि वैसे ही तरंग बने। तो उस लंबाई को, यानी कि अगर हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, एक तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो एक तरंग दैर्ध्य में 2 बार गर्त आता है और 2 बार हमारे पास में शिखर आता है, शीर्ष आता है, ठीक है। तो ये 10 है, तो ये 5 और ये 5, यानी कि टोटल उसके हमेशा 2 गुना होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर का हमारा तरंग दैर्ध्य आएगा। तो क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये एक एक शीर्ष है और एक ये गर्त है हमारे पास में। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, मतलब गर्त है और श्रृंग है, सॉरी शीर्ष में श्रृंग, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर कह दें या फिर हम 0.2 मीटर कह दें, तो उसकी तरंग दैर्ध्य 0.2 मीटर आ जाएगी। अब हमको निकालना है वेग इसका, ठीक है। वेग कैसे निकालेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्योंकि वेग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको लेमडा चाहिए, यानी कि तरंग दैर्ध्य चाहिए, इसको तरंग दैर्ध्य से हम लोग डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये तो हमने निकाल लिया, अब हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है भाई, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कितनी तरंगे हैं और
अपॉन में कितना टाइम लगा। तो क्या कह रहा था कि 50 शीर्ष व 50 गर्त निकलते हैं और एक शीर्ष और एक श्रृंग और एक गर्त से मिलकर के एक तरंग बनती है। क्या हमने कहा? एक श्रृंग और एक गर्त से मिलकर के एक तरंग बनती है। तो कितना है टोटल? 50 श्रृंग और 50 गर्त। तो कितनी तरंगे बनेंगी? तो तरंगों की संख्या अगर हम कहें, तरंग कितनी बनेंगी? 50 तरंग बनेंगी, है ना। 50 तरंग बनेंगी जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। ये n है हमारा, ठीक। और टाइम कितना है? आधा सेकंड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 50 डिवाइडेड बाई 0.5। तो अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। अगर हम इसको काट दे तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, 100, ठीक है, हर्ट्ज, ठीक है, 100 हर्ट्ज। तो 100 हो गया। अब निकालिए इसको, आप वेग निकालिए। तो वेग निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? लिम्डा यानी कि 0.2 और इनटू में 100, ठीक है। तो बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वेग निकल जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेग आ जाएगा, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य भी 0.2 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगला एक क्वेश्चन और है, आप लोग उसको होमवर्क में लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे क्या है, मतलब खत्म है उसके बाद। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही वोल्ट के यानी कि वोल्ट दोनों का सेम है, वोल्ट सेम है, 200 वाट और 100 वाट, ठीक है, 100 वाट के बल्बों के प्रतिरोध, ठीक है, इसके जो प्रतिरोध है, इसका R1 है, इसका R2 है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। तब आपसे पूछ रहा है कि तब R1 और R2 बराबर होगा, यानी कि दोनों का प्रतिरोध बराबर होगा, या फिर उसके 2 गुना होगा, या फिर उसके 4 गुना होगा, या फिर R1 इज इक्वल टू 4R2, यानी कि R2 ही 2 गुना होगा, है ना। तो ये आपको बताना है, मतलब कि वोल्टेज सेम है, क्या पावर को घटने बढ़ने से रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसी को आपको इसमें दिखाना है। आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, बताइएगा। और वही चीज, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, आप परचेज कर लीजिए, इलाहाबाद में सलोरी शुक्ला मार्केट में मिल जाएगी। आप हमको बात कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, 7080314414, ठीक है। बात कर लीजिए, और बात करके तभी दुकान पे जाइए तो आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।